एंड वेलकम टू AGC-LawTree, जहां हम आपको एग्जाम रेडी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में नोट्स प्रोवाइड करते हैं और हमारा चल रहा है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1. दिस इज लेक्चर 5 एंड द टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर आर कंसिडरेशन एंड प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं 2 क्विक लाइनर्स, व्हाट इज कंसिडरेशन एंड व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन. ओके, 2 short notes, Nudum Pactum and rule of privity of contract. So privity of consideration and privity of contract and privity of contract के exceptions. So बहुत ही interesting आज का lecture होने वाला है जिसमें हम इन सब के question and answer format में notes पढ़ने वाले हैं. तो चलिए start करते हैं with our first question. What is consideration? So consideration is defined under section 2D. So right under section 2D, consideration means something in return. It may be an act or an omission or promise exchanged between both the parties at the desire of the promisor. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो ये इनमें से कुछ भी हो सकता है. कंसिडरेशन समथिंग जो हम 2 पार्टीज एक्सचेंज करते हैं, जैसे ए ने बी के साथ एक्सचेंज किया और बी ने भी सिमिलरली ए के साथ कुछ एक्सचेंज किया. दिस इज म्यूचुअल कंसिडरेशन. फॉर एन एग्जाम्पल, ए अग्रीज टू सेल हिज पेन टू बी फॉर 200 रुपीज. अब ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? ये 200 रुपीज और बी के लिए कंसिडरेशन ये पेन. फाइन. नाउ अगर आप एक तरफ से देखें तो ए इज अ प्रॉमिसर क्योंकि वो ऑफर दे रहा है टू सेल हिज पेन, राइट, और दूसरी तरफ बी इज अ प्रॉमिसी क्योंकि वो पेन खरीदने के लिए ए को 200 रुपए दे रहा है. सो बी इज ऑल्सो प्रॉमिसिंग टू पे 200 रुपीज फॉर पेन. बट एट द सेम टाइम, देखिए, एट द सेम टाइम बी इज ऑल्सो अ प्रॉमिसर बिकॉज वो भी 200 रुपए देने के लिए प्रॉमिस कर रहा है एंड ए इज ऑल्सो अ प्रॉमिसी बिकॉज वो भी पेन देगा. ठीक है. सो म्यूचुअल कंसिडरेशन. Now this consideration exists from both the sides because the promisor wanted it at the desire of the promisor, because promisor wanted it. It is not voluntarily done or by chance. It is done because promisor wanted it. So जब आपके 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो कंसिडरेशन में आप इतना लिख के आ सकते हैं. ज्यादा से ज्यादा आप एक छोटा इतना ही एक लाइन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं. इट विल बी मोर देन सफिशिएंट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन. देखिए, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है, तो सबसे पहले आप सेक्शन 2D के बारे में बताएंगे कि कंसिडरेशन इज डिफाइंड इन सेक्शन 2D. कंसिडरेशन कैन कम फ्रॉम एनीवन. एज पर सेक्शन 2D, कंसिडरेशन किसी भी पर्सन से आ सकता है. ठीक है. इट मे बी अ प्रॉमिसी और इट मे बी एनी थर्ड पर्सन, कोई भी हो सकता है. बट कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर. ये हमने ऊपर 2D डेफिनेशन में भी देखा था. फॉर एन एग्जाम्पल, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ इसके अंदर. सबने डोरेमोन तो देखा ही होगा. तो डोरेमोन में जब जियान गाने लगता है, मैं हूं जियान, मैं हूं बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बड़ा सुरीला. आई होप आप सबने सुना ही होगा ये गाना. तो इस गाने को सुनते ही जब जियान अपना कॉन्सर्ट स्टार्ट करता है तो शिजुका बोलती है कि यार नोबिता प्लीज इसको चुप कराओ, जियान को चुप कराओ, स्टॉप जियान एंड आई विल गिव यू चॉकलेट्स. तो इसके अंदर शिजुका क्या कर रही है? शिजुका चॉकलेट्स देने का एक ऑफर कर रही है टू नोबिता अगर नोबिता जियान को चुप करवा देता है. पर नोबिता तो एज यू नो, नोबिता के पास इतनी पावर्स नहीं है. तो नोबिता डोरेमोन को बोलता है कि डोरेमोन प्लीज तुम्हारा म्यूट गैजेट यूज करो और जियान को चुप कराओ. नाउ हियर प्रॉमिसी, एक्चुअल प्रॉमिसी इज नोबिता. ठीक है, क्योंकि शिजुका ने नोबिता को बोला, पर नोबिता खुद नहीं करवा के क्या कर रहा है, नोबिता डोरेमोन को बोल रहा है द थर्ड पर्सन टू स्टॉप जियान. सो बेसिकली जो फर्स्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ था, दैट वाज बिटवीन सुजुका एंड नोबिता, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी. बट एक्चुअल कंसिडरेशन किसने दिया? थर्ड पर्सन डोरेमोन ने. डोरेमोन एक्टेड एंड स्टॉप जियान. डोरेमोन एक्टेड ऑन द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर. See, this is a very interesting topic, right? Privity of consideration, जहां पे प्रॉमिसी के अलावा भी थर्ड पर्सन प्रॉमिस फुलफिल कर सकता है, कंसिडरेशन दे सकता है थर्ड पर्सन भी. नाउ कमिंग टू आवर शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट्स में फर्स्ट इज आवर न्यूडम पैक्टम. सो न्यूडम पैक्टम, न्यूड मीन्स नो, नेकेड. पैक्टम मीन्स प्रॉमिस. ओके, सो लैटिन टर्म है न्यूडम पैक्टम. दिस मीन्स नेकेड प्रॉमिस. नेकेड प्रॉमिस क्यों है? बिकॉज अग्रीमेंट विच इज विदाउट एनी कंसिडरेशन बिकम्स नेकेड प्रॉमिस. तो अगर आप अग्रीमेंट का फॉर्मूला देखेंगे, अग्रीमेंट का फॉर्मूला हमने क्या किया था? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, राइट? दिस इज प्रॉमिस. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज प्रॉमिस. सो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, राइट? अब अगर इसके अंदर से हम कंसिडरेशन हटा देंगे तो ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट है, अग्रीमेंट का फॉर्मूला इनकम्प्लीट है. सो एज पर सेक्शन 25, एनी अग्रीमेंट विच इज विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. क्योंकि
भाई फॉर्मूला ही नहीं है ना, वो तो सिर्फ प्रॉमिस बन के रह जाएगा। कंसिडरेशन नहीं है अग्रीमेंट में तो वो सिर्फ प्रॉमिस बन के रह जाएगा। सो अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बट इट हैज थ्री एक्सेप्शंस। इन थ्री एक्सेप्शंस में अगर कोई सिचुएशन कॉल करती है तो विदाउट कंसिडरेशन भी वो अग्रीमेंट कहलाएगी। जैसे नेचुरल लव एंड अफेक्शन, किसी फादर ने अपने सन को कोई गिफ्ट में प्रॉपर्टी दी ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन, दिस इज विदाउट कंसिडरेशन, गिफ्ट में दी है ना, तो दिस में भी एन अग्रीमेंट। कोई पास वॉलंटरी सर्विसेज की, जैसे किसी नर्स ने किसी बहुत बीमार पेशेंट के लिए कोई बहुत वॉलंटरी सर्विस की हो, तो पेशेंट ने खुश होके उसको कोई इनाम दे दिया हो, तो दैट इज पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। प्रोमिसेस टू पे टाइम बार डेट, देखो डेट क्या होता है, लिमिटेशन पीरियड से रूल करता है। आप देखेंगे लिमिटेशन एक्ट इज देयर, राइट, तो अगर लिमिटेशन एक्ट कॉज ऑफ एक्शन से वर्क करता है, देयर इज अ लैंडलॉर्ड एंड देयर इज अ टेनेंट, ओके, टेनेंट को लैंडलॉर्ड को 3 लाख रुपए देने थे, अब वो नहीं दे रहा है, वो बहुत सालों से पेंडिंग है, तो लैंडलॉर्ड 3 साल के अंदर टेनेंट के ऊपर केस कर सकता है, राइट। अब वो 3 साल जा चुके हैं, तो अब इसके अंदर लैंडलॉर्ड के पास तो कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं बचा कि वो टेनेंट के ऊपर केस फाइल करे। बट टेनेंट बीइंग अ वेरी गुड पर्सन, ही सेज कोई बात नहीं, इट्स अ टाइम बार्ड डेट, टाइम निकल चुका है, 3 साल निकल चुके हैं, बट स्टिल आई प्रॉमिस टू पे दोस 3 lakhs टू यू। दिस इज ऑल्सो दैट विदाउट कंसिडरेशन अग्रीमेंट फॉर्म हो रहा है बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड, और ये हमारा सेक्शन 25 के 3 एक्सेप्शंस हैं। फाइन, so section 25 क्या कहता है सिंपली, सेक्शन 25 क्या कहता है सिंपली, सेक्शन 25 सिंपली सेज दैट नो कंसिडरेशन, अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है तो कोई अग्रीमेंट नहीं है, कोई अग्रीमेंट नहीं होगा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, राइट, एक्सेप्ट इन दीज 3 केसेस। नाउ कंसेप्ट क्या है, पहले आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, फॉर्मूलाज दे दिए, मीनिंग दे दिया, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो एक शॉर्ट नोट है, इस शॉर्ट नोट में आपने क्या किया, एक फॉर्मूला दे दिया इंट्रोडक्शन में, इसका मीनिंग समझा दिया कि लैटिन टर्म में क्या कहते हैं इसको, और सेक्शन 25 के 3 एक्सेप्शंस बता दिए। बट अब इसके साथ ये भी लिख के आएंगे, दिस इज ऑल्सो स्कोरिंग, क्योंकि ये बहुत यूनिक है और आप अगर लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। कंसेप्ट आप समझा सकते हैं कि कंसिडरेशन क्या होता है, इट इज द एसेंशियल समथिंग इन रिटर्न दैट मेक्स प्रॉमिस लीगली बाइंडिंग। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा, न्यूडम पैक्टम होगा, ठीक है, तो अग्रीमेंट एक सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन बन के रह जाएगा, वो लीगल ऑब्लिगेशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं होगा तो सिर्फ प्रॉमिस होगा, और प्रॉमिस को हम कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, राइट। अग्रीमेंट को तो हम लेके जा सकते हैं, पर प्रॉमिस को लेके नहीं जा सकते। सो सच प्रॉमिसेस डू नॉट क्रिएट इन्फोर्सेबल राइट्स और ड्यूटीज। अब इसमें अगर हम एक लैंडमार्क जजमेंट ऐड कर देंगे तो हमको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट इज यू कैन राइट अब्दुल अजीज वर्सेस मासूम अली। इसमें क्या हुआ था, एक पर्सन ने 500 रुपीज डोनेट करने के लिए ऑफर किया था, प्रॉमिस किया था टू द मॉस्क, मॉस्क के रिपेयर में 500 रुपीज डोनेट करने के लिए प्रॉमिस किया था। बट जब मॉस्क स्टार्ट हुआ काम तो उसकी कमिटी ने उस आदमी को सू कर दिया कि आप वो 500 रुपीज दीजिए और अपना प्रॉमिस फुलफिल कीजिए। तो कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया कि देखिए तो सिर्फ प्रॉमिस था, इट वाज नॉट इन्फोर्सेबल, क्योंकि इसमें कंसिडरेशन तो कुछ है ही नहीं, and it is not no agreement, no legal obligation, and that is why it is merely a promise. Hence no consideration or legal obligation, it's a mere promise, nudum pactum, and that is why it is not enforceable. Now end this answer of nudum pactum short note with a concise conclusion, एक या 2 लाइन का conclusion आप लिख ले, that is unless a promise without consideration fall under specific exception in section 25, it remains nudum pactum, and morally binding, that is it is morally binding but not legally, and it is legally nudum pactum is legally void. Fine, so हमने इस आंसर में देखिए इंट्रोडक्शन किया है, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया है, इंट्रोडक्शन के बाद हमने कंसेप्ट किया है, और कंसेप्ट के बाद एक केस लॉ डाला है और उसको कंक्लूड किया है कंक्लूजन से। Now coming to our fourth and the last question of this lecture, rule of privity of contract and its exception। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। Now write an introduction as usual, introduction में आप बताइए what is privity of contract। Privity of contract states that only those who are parties to a contract can enforce its terms, okay, जो कि parties है, that is there are two parties A and B, बस ये 2 पार्टीज ही उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकती है, कोई तीसरा इंसान, a third person cannot go to the court under this contract, okay, third person even if he is receiving benefits cannot go to the court to enforce this contract, okay, so contract की पार्टीज ही उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकती है, कोई थर्ड पर्सन नहीं करा सकता है। Now this is a general rule
that this principle limits legal rights and duties to the contracting parties to ensure that strangers to a contract cannot claim benefits or obligation arising out of it. Fine, this is a general rule कि दोनों parties ही कोर्ट जा सकते हैं, थर्ड पर्सन नहीं जा सकता, स्ट्रेंजर नहीं जा सकता, बट इट हैज इट्स ओन एक्सेप्शंस व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया. एक्सेप्शंस टू प्रिविटी. फर्स्ट इज योर ट्रस्ट. जब ट्रस्ट फॉर्म होता है तो बेनिफिशरीज होते हैं, राइट? तो बेनिफिशरीज कैन सू. Beneficiaries under trust can sue. For an example, A creates a trust in favor of B. A ने एक ट्रस्ट B के फेवर में क्रिएट किया. ट्रस्टी C fails to pay B. C जो ट्रस्टी है वो B बेनिफिशरी को कुछ बेनिफिट्स देता रहेगा. If C fails to send some benefits to B, then B being beneficiary can sue C. दो इसमें C और B के बीच में डायरेक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट A और C के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, बट B can still sue C. Now coming to our next exception, that is acknowledgement or estoppel. Now acknowledging liability to a third person may bind the promisor. For an example, by there are three parties in this. B is there. B is Chacha ji, okay, and then there is a landlord. There is a landlord. A is a landlord, ठीक है, and then there is C. C is tenant. C is tenant. अब क्या हुआ कि C को लैंडलॉर्ड A को कुछ पैसे देने थे, बट A अवेलेबल था नहीं. सो C ने क्या किया, बिकॉज C ने B को पैसे दे दिए, रेंट दे दिया. फाइन. नाउ अब B का क्या है कि B को A को रेंट दे देना चाहिए था, क्योंकि असली लैंडलॉर्ड तो A है. B को A को रेंट दे देना चाहिए था. लेटर B डिनाइज रिसीविंग द मनी. B ने डिनाई कर दिया. अब इसमें क्या करेगा? A sues and the court enforces the promise. Right? A enforces the promise. A अब B को sue कर सकता है. Acknowledgement. Fine. Third is family settlements and marriage arrangement. इसमें भी beneficiary can enforce terms. अब देखिए A और B दो brothers थे. A और B. These are two brothers. Agree that their ancestral house will go to their mother M. एक एंसेस्ट्रल हाउस है, वो उनकी मदर को जाएगा. ये इन दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इन दोनों ने अग्री किया था. बाद में बी उसको उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश करता है. यहाँ पे अब देखिए असली अग्रीमेंट तो ए और बी के बीच में हुआ था ना. एम तो बेनिफिशियरी थी, बट जब बी ने वो प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश की तो बेनिफिशियरी मदर ने बी के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया. एम कैन सू टू इन्फोर्स द सेटलमेंट इवन दो शी इज नॉट अ डायरेक्ट पार्टी टू दिस agreement. Right? Now coming to the fourth exception, that is agency. That is agency. The principal can sue based on contracts made by the agent. तो देखिए जब एजेंसी हम कॉन्ट्रैक्ट 2 में भी पढ़ते हैं, इसमें दो पार्टीज होती हैं. इसको ऐसे कर लेते. एजेंट ए बुक्स मशीन्स. एजेंट ए बुक मशीन्स फ्रॉम सेलर सी. ठीक है, एजेंट ने सी से सेलर से कुछ मशीन्स बुक की ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. On behalf of principal P. C ने deliver नहीं की वो machines. So in this case, though the agreement was done between agent and the seller, but P, principal, can also sue C, right? P was not directly involved, but could sue through his agent, right? Principal can also sue C. Now, last exception, fifth exception is covenants running with lands. Covenants running with lands. Rights and duties passed to successors. Okay. A sells land to B with a promise to maintain the garden. B sells it to C. A ने B को garden sell किया. A ने B को land sell की और उससे promise लिया कि अब तुम इसका garden maintain करना. B ने वो land C को sell कर दी, पर C ने क्या किया? वो garden maintain नहीं किया. अब इस केस में C neglects the garden. A sues and the court upholds the original condition. अब ये दो कॉन्ट्रैक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट 1 और कॉन्ट्रैक्ट 2. अब इस केस में जो ओरिजिनल ऑब्लिगेशन थी वो सी को अपहोल्ड करनी थी, इसलिए एक सी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है. द ड्यूटी, राइट्स एंड ड्यूटीज बोथ पास्ड विद द लैंड, राइट. इसमें इसका एक लैंडमार्क जजमेंट देखिए. दिस इज केस चिनाया वर्सेस रामया. फैक्ट्स क्या है? अ मदर गिफ्टेड लैंड टू हर डॉटर. मदर ने अपनी डॉटर को एक लैंड गिफ्ट किया. इंस्ट्रक्टिंग हर टू पे एन्युटी टू द अंकल. इंस्ट्रक्टेड हर कि डॉटर उनके अंकल को
उस लैंड का एन्युटी पे करती रहेगी। द डॉटर एक्सेप्टेड द गिफ्ट, दिस वाज अ गिफ्टेड लैंड, एक्सेप्टेड द गिफ्ट बट लेटर रिफ्यूज टू पे अंकल, उसने बाद में अंकल को पे करने से मना कर दिया। तो इसने कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कोर्ट ने कहा दो द अंकल वाजंट द पार्टी, क्योंकि असली कॉन्ट्रैक्ट मदर और डॉटर के बीच में हुआ था, अंकल पार्टी नहीं थे। सो दो द अंकल वाज नॉट अ पार्टी, ही कुड इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू थर्ड पार्टी कंसिडरेशन। ओके, थर्ड पार्टी एक्सेप्शंस में फॉल करेंगे, इसलिए अंकल डी पे केस फाइल कर सकते हैं एंड एंड दिस आंसर with a conclusion that while the privity rule of privity is strict, exceptions allow third parties to enforce contract in specific situations. Indian courts adopt a more flexible approach to prevent injustice. Fine. So write a sweet, short conclusion because examiners के पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है कॉपी स्टेक करने का, तो इसलिए जब हम आंसर लिखते हैं, कोई भी आंसर लिखते हैं, मेक इट अ पॉइंट टू राइट आंसर्स इन हेडिंग्स। जैसे इसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जनरल रूल, दो यू कैन स्किप दिस बिकॉज हम इसके अंदर भी एक्सप्लेन कर ही रहे हैं व्हाट इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन थर्ड इज एक्सेप्शंस, राइट एक्सेप्शंस, ऑल द एक्सेप्शंस इन पॉइंट्स 1 to 5 एंड देन ऑलवेज कोट, फोर्थ ऑलवेज कोट अ केस लॉ बिकॉज ये एक इम्पैक्ट, अच्छा इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर पे, एंड देन राइट conclusion. So conclude जरूर करें आपके आंसर को। Now thank you. This was our lecture 5. I am Dr. Arushi Gaur Chauhan. This is my email address and Instagram. और अगर आपको कोई भी confusion है या query है, do write it down in the comment box और do share, like and subscribe और इस lecture की summary के लिए description box जरूर देख लेना। See you in our next lecture 6. Bye.